नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपिका। आज हम स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे सीरिया के कई शहरों पर विद्रोही गतिविधियों की। दरअसल सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद का मजबूत किला दमिश्क ढह चुका है। साथ ही हम बात करेंगे मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन के सामने बनी मस्जिद को शत्रु संपत्ति घोषित किए जाने की। बता दें कि पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली के परिवार की जमीन पर मस्जिद और दुकानें बनी हुई हैं। तो वहीं चलते चलते बात महाकुंभ की भव्यता और आध्यात्मिकता को और अधिक समृद्ध करने के लिए बन रहे शिवालय पार्क के निर्माण की। तो अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। सीरिया के कई शहरों पर विद्रोही समूह का कब्जा हो गया है और राष्ट्रपति बशर अल असद का मजबूत किला दमिश्क ढह गया है। राष्ट्रपति बशर अल असद के सीरिया छोड़कर अज्ञात जगह पर जाने की खबरें हैं। वहीं उनका परिवार पहले ही सीरिया छोड़कर रूस जा चुका है। दरअसल सीरिया सेना के 2 शीर्ष अधिकारियों ने ये दावा किया है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। सीरिया से खत्म हुआ बशर अल असद का शासन। सीरिया पर राष्ट्रपति बशर अल असद के परिवार का शासन करीब 50 साल रहा और अब 50 साल बाद सीरिया से इस परिवार का शासन खत्म हो गया है। राष्ट्रपति बशर और उनके परिवार के सीरिया छोड़कर भागने की चर्चा है। वहीं विद्रोहियों ने पूरे देश पर कब्जा कर लिया है। प्रधानमंत्री ने भी विद्रोहियों से मिलकर नई सरकार का गठन करने की बात कही है। विद्रोही गुट एसटीएस ने कहा है कि अब नया सीरिया बनेगा जहां सब शांति से रहेंगे। आलम ये है कि दमिश्क की सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग उतर बशर सरकार के पतन का जश्न मना रहे हैं। कैसे राजनेता बन गए बशर अल असद? बशर अल असद ने मेडिकल की पढ़ाई की है। लंदन से वे आंखों के विशेषज्ञ डॉक्टरी की पढ़ाई करने गए थे। उस समय तक बशर का राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। 90 के दशक में बड़े भाई की एक कार हादसे में मौत हो गई। आखिर बशर न चाहते हुए भी राजनीति में आ गए। साल 2000 में पिता की मौत के बाद सीरिया की सत्ता पर काबिज हुए। सीरिया गृह युद्ध में लाखों लोग गवा चुके हैं जान। आपको बता दें कि बशर अल असद सरकार और विद्रोही गुट के बीच जारी संघर्ष में अब तक 5 लाख से ज्यादा लोगों के मारे जाने का दावा है। साथ ही बीते 13 वर्षों में सीरिया से करीब 68 लाख लोग देश छोड़कर जा चुके हैं। इनमें से अधिकतर लोग तुर्की और यूरोपीय देशों में रह रहे हैं। सीरिया के 30% हिस्से पर पहले भी विद्रोहियों का कब्जा था, लेकिन अब अधिकतर हिस्से पर उनका कब्जा हो गया है। कौन है विद्रोही संगठन? असद सरकार के खिलाफ लड़ रहा विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम आतंकी संगठन है, जो अल कायदा की शाखा रहा है। हालांकि बाद में इस संगठन ने खुद को अल कायदा से अलग कर लिया था। इस गुट का नेतृत्व अब्बू मोहम्मद अल जोलानी द्वारा किया जा रहा है, जिसे बेहद कट्टरपंथी माना जाता है। एसटीएस ने साल 2016 में अल कायदा से अपना नाता तोड़ लिया था। जोलानी ने खुद को गुट का नेता घोषित कर दिया था। पश्चिमी देश एसटीएस को आतंकी संगठन मानते हैं। सीरिया की लड़ाई अहम क्यों? सीरिया में जारी गृह युद्ध असल में पूरे पश्चिम एशिया पर दबदबा बनाने की राजनीति का हिस्सा है। सीरिया की सीमा इराक, तुर्की, जॉर्डन, लेबनान और इजराइल जैसे देशों से लगती है। सीरिया पर दबदबे का मतलब है कि पश्चिम एशिया के अहम व्यापार मार्गों, ऊर्जा गलियारों तक पहुंच मिल सकती है, जिससे पूरे पश्चिम एशिया पर दबाव डाला जा सकता है।
सीरिया में बशर अल असद की सरकार के सत्ता से हटने का सबसे ज्यादा असर रूस पर होगा, क्योंकि पश्चिम एशिया में सीरिया ही रूस का सबसे भरोसेमंद साथी था। वहीं विद्रोही गुट को अमेरिका का समर्थन है। सीरिया गृह युद्ध के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में भी उछाल आने की आशंका है, जिसका असर भारत पर भी होगा। सीरिया बवाल का भारत पर असर। भारत ने अपने नागरिकों को सीरिया जाने से मना किया। जो नागरिक सीरिया में रह रहे हैं, उन्हें भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने को कहा गया। भारत और सीरिया के बीच रिश्ते ऐतिहासिक रहे हैं। कई परियोजनाओं पर अभी भी दोनों देश एक साथ काम कर रहे हैं। नेहरू ने 1957 और 1960 में सीरिया का दौरा किया था। 2008 में जब भारत में मनमोहन सरकार थी, उस दौरान सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद भारत के दौरे पर आए थे। 2010 में भारत की तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल ने सीरिया का दौरा किया था। बता दें कि सीरिया में विद्रोहियों के लगातार मजबूत होने और बशर अल असद सरकार के कमजोर पड़ने के बाद इजरायल को एक और युद्ध का मोर्चा खुलने का डर सता रहा है। दरअसल सशस्त्र बलों ने गोलन हाइट्स इलाके में बफर जोन में प्रवेश कर लिया है और उनके द्वारा संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षी बलों पर हमले किए जा रहे हैं। इजरायल के विदेश मंत्री गिडोन सार ने इजरायल सीरिया पर बढ़ रहे तनाव पर चिंता जाहिर की। इजरायल को गोलान हाइट्स इलाके में मौजूद अपने लोगों की सुरक्षा के लिए चिंता हो रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर जनपद में स्थित रेलवे स्टेशन के ठीक सामने बनी मस्जिद को जांच के बाद शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया है। दरअसल पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली के परिवार की जमीन पर मस्जिद और 4 दुकानों को बनाया गया था। इसकी शिकायत राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन की तरफ से 10 जून को तत्कालीन डीएम से की गई थी। ये हमारी खास रिपोर्ट देखिए। क्या है जमीन का इतिहास? शत्रु संपत्ति अधिकरण की जांच में पता चला कि 1947 में इस जमीन का मलिकाना हक लियाकत अली खान के पास था, जिसे बंटवारे के बाद से अभी तक अवैध तरीके से कब्जा करके रखा गया था। शत्रु संपत्ति अभिकरण ने जब जांच की तो पता चला कि 1918 में लियाकत अली खान के पिता रुस्तम अली खान के नाम ये जमीन हुई थी। रुस्तम अली खान की पत्नी और लियाकत अली खान की मां महमूद बेगम सहारनपुर नवाब काहिर अली खान की बेटी थी। तब यह मुजफ्फरनगर सहारनपुर जनपद के अधीन था। यूपी में संभल और बदायूं की जामा मस्जिद का विवाद अभी ठंडा भी नहीं हुआ है कि मुजफ्फरनगर के एक मस्जिद विवाद ने भी हलचल मचा दी है। हालांकि इस मस्जिद में किसी मंदिर को तोड़कर बनाए जाने का मामला नहीं है, बल्कि यह शत्रु संपत्ति को मस्जिद बनाकर कब्जा करने की कोशिशों का आरोप है। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली के परिवार की जमीन पर मस्जिद और 4 दुकानों को बनाया गया था। इसकी शिकायत राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के संयोजक की तरफ से 10 जून को तत्कालीन डीएम से की गई थी। यूं तो लियाकत हरियाणा के हिसार के रहने वाले थे, लेकिन उनके पिता की बड़ी संपत्ति मुजफ्फरनगर में भी थी। रात में इसकी जांच कराई गई और दिल्ली में शत्रु संपत्ति अधिकरण को इसकी रिपोर्ट भेजी गई। देखिए, ये एक 930 खसरा नंबर था जो कि 8 बिस्वा का है और इसमें एक इमारत बनी और 4 दुकानें बनी हुई। एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से इसमें जांच कराई गई। जांच कराने के उपरांत जो है शत्रु संपत्ति कार्यालय जो कि दिल्ली में है, शत्रु संपत्ति अभिकरण, उनको अपनी रिपोर्ट भेजी गई। अभिकरण के द्वारा दोनों पक्षों की सुनवाई के उपरांत ये ऑर्डर पारित किया गया कि ये शत्रु संपत्ति घोषित की जाती है। सर, इसमें कितनी टीम आई थी? इसमें कई बार टीम आ चुकी है, कौन सी टीम लगी हुई? देखिए, ये जो टीम आप बता रहे हैं, इसमें एक कमेटी बनी थी, वो एडीएम वित्त एवं राजस्व की अध्यक्षता में जो जिले स्तर से थी। इसका जो टीम आई थी वो शत्रु संपत्ति अभिकरण
कार्यालय जो भारत सरकार के अधीन है उनके द्वारा टीम भेजी गई थी और उसका सर्वे करके और उनके दोनों पक्षों को सुन के इसको शत्रु संपत्ति घोषित किया गया। सर कितने की कीमत की होगी सर ये पूरी प्रॉपर्टी अगर बात करें? कीमत का अंदाजा मैं नहीं लगा पाऊंगा कीमत। तो सर कब तक उम्मीद है खाली होने की? देखिए अब अग्रिम कार्रवाई जो है वो यही है कि इसमें क्योंकि अब आदेश आ चुका है तो इनको नोटिस दिया जाएगा। नोटिस के उपरांत अगर नहीं खाली होती है तो फिर इसको जो है कानूनी प्रक्रिया के तहत इसको फिर आगे सर मस्जिद जो वो प्रॉपर्टी है उसके जो है वो कह रहा है कि वक्त की जमीन है, वक्त की संपत्ति। देखिए उन्होंने कागज दिए और जो शत्रु संपत्ति अभिकरण दिल्ली भारत सरकार का है उसने दोनों पक्षों को सुना तो उन्होंने अपने कागज दिए और उनके द्वारा जो भी दोनों पक्षों को सुना गया उसमें वो सिद्ध नहीं कर पाए। क्या होती है शत्रु संपत्ति? शत्रु संपत्ति यानी वो जमीन है जिसे केंद्र सरकार ने 1967 में शत्रु संपत्ति घोषित किया। दुश्मन संपत्ति उन लोगों की संपत्ति होती है जो अब देश में नहीं रह रहे हैं, यानी जो योद्धा या तनाव के समय भारत छोड़कर पाकिस्तान या चीन जैसे देशों में चले गए थे। मुजफ्फरनगर प्रशासन की तरफ से बताया गया कि मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन के सामने 930 खसरा नंबर जो कि 8 बिस्वा जमीन थी जिस पर एक मस्जिद और 4 दुकानें बनी हैं, उसे शत्रु संपत्ति बताने का प्रार्थना पत्र आया था जिसकी जांच कराई गई और दिल्ली में शत्रु संपत्ति अधिकरण को इसकी रिपोर्ट भेजी गई। इसके बाद दिल्ली के शत्रु संपत्ति अधिकरण की टीम आई, उससे जांच की, उसने दोनों पक्षों को सुना और यह पाया कि यह जमीन शत्रु संपत्ति है, इसलिए इसे अब शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया है। मुस्लिम पक्ष इसे वक्फ की जमीन बता रहा है, लेकिन जांच में यह साफ हो चुका है कि यह शत्रु संपत्ति है। दरअसल लियाकत अली खान उनके परिवार के पाकिस्तान पलायन कर जाने की वजह से यह जमीन शत्रु संपत्ति मानी गई। क्यों उठा मुद्दा? करीब 1.5 साल पहले मुजफ्फरनगर की एक संस्था हिंदू सनातन संगठन के संयोजक संजय अरोड़ा ने इस जमीन को लेकर एक प्रार्थना पत्र प्रशासन को दिया था जिसमें यह दावा किया है कि यह जमीन पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री लियाकत अली खान की है जिस पर अवैध तरीके से जमीन, मस्जिद और दुकानें बनाई गई हैं। इस शत्रु संपत्ति घोषित किया जाए। इसके बाद इस जमीन पर की गई जांच हुई और इस मस्जिद के एक दुकान के मालिक ने इस वक्फ की संपत्ति बताते हुए शत्रु संपत्ति होने को नकारा। उसने यह दलील देते हुए कहा कि 40 के दशक में ही लियाकत अली खान के पिता ने इसे वक्फ को दान कर दिया था और इससे जुड़े वक्त के कागजात भी जमा किए। जांच में पाया यह गया कि यह वक्फ की संपत्ति नहीं है बल्कि लियाकत अली खान की ही संपत्ति है। संजय अरोड़ा ने अपनी शिकायत में यह बात लिखी है कि हाल ही में इस जमीन पर होटल बनाया गया है जिसे मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण की अनुमति भी नहीं ली गई है, लेकिन इसे मस्जिद और दुकान में तब्दील कर दिया गया है। देखो कल हमारा शौर्य दिवस था और शौर्य दिवस के अवसर पर हमें एक ये जो मुजफ्फरनगर शहर में जो रेलवे स्टेशन के सामने जो मस्जिद है और उसमें 4 दुकानें हैं, इसके लिए राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन हमेशा आवाज उठा रहा था कि यह सरकारी संपत्ति पर स्थित है और इसे सरकार को अपने कब्जे में लेना चाहिए, क्योंकि कुछ भूमाफिया और जिहादियों द्वारा इस पर कब्जा करके इसका पुनर्निर्माण करके इसे शीश महल की तरह तैयार किया जा रहा था। उसका राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन ने विरोध किया था, क्योंकि इसमें मंदिर, इसके सामने ठीक मंदिर है और मंदिर के सामने इन्होंने मीट की दुकानें खोली 2, जिसको काफी लंबे समय से चल रही थी। उसके लाइसेंस निरस्त कराकर उनको बंद कराया गया और फिर हमने मांग उठाई कि ये मस्जिद जो है और ये 4 दुकानें जो है ये सरकारी संपत्ति पर है, इसे सरकार तत्काल अपने कब्जे में ले। इसके संबंधित जितने भी कागजात थे हमने निकलवाए, वो सारे सरकार को दिए और उस पर जांच बैठी और जांच कमेटी बनी। जिलाधिकारी महोदय द्वारा जांच कमेटी बनाई गई। 6 सदस्यीय जांच कमेटी ADMF की अध्यक्षता में ये बनी थी और जब ADMF की अध्यक्षता वाली कमेटी ने इसे संपत्ति को निष्क्रांत संपत्ति माना, क्योंकि ये लियाकत अली खान जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री थे उनके ही भाई हैं, उनके ही फादर है रुस्तम अली खान, उनके नाम से चली आ रही थी। तो हमने मांग की कि जो सज्जाद अली और ये उमर दराज और ये रुस्तम अली खान और ये लियाकत अली खान की जितनी भी प्रॉपर्टी हैं, क्योंकि ये शत्रु संपत्ति घोषित हो चुकी। आपको बता दें कि मस्जिद में दुकान चलाने वाले एक शख्स का दावा है कि ये जमीन 1946 में ही वक्फ को दे दी गई थी, इसलिए शत्रु संपत्ति का दावा गलत है। जी ये शत्रु संपत्ति का मामला है, जो इस जमीन का मामला है
वो ये है कि शत्रु संपत्ति वाला रुस्तम अली खान की ज़मीन थी जो उन्होंने वक्फ की थी। जो विपक्ष है जिन लोगों ने मुकदमा किया है या जो भी फैसला आया उस पर वो ये है कि ये लियाकत अली खान की संपत्ति है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये शत्रु संपत्ति बिल्कुल भी नहीं है, ये रुस्तम अली खान ने वक्फ की थी, उनकी यहीं वफात हुई है और इस तरह का कोई मामला इसमें नहीं है। हम ये समझते हैं। पाकिस्तान कनेक्शन कैसे समझा जा रहा है इसमें लियाकत अली खान की वजह से समझा जा रहा है कि ये लियाकत अली खान की ज़मीन थी जो वहाँ जाके पहले प्रधानमंत्री बने थे, जिनकी हत्या भी हो गई थी वहाँ, आपको अगर मालूम हो तो उन्हीं की संपत्ति बताते हैं। हालांकि उनके वालिद, उनके पिताजी की संपत्ति थी ये, जिन्होंने वक्फ की थी ये। तो आप लोगों के द्वारा रिपोर्ट में भी इस मामले जी हमारे पास जितने दलाइल या जितनी चीज़ें हो सकती, जितने एविडेंस हो सकते हैं वो सब हमने पेश किए हैं और हमें सरकार से एक अच्छे फैसले की उम्मीद है। लेकिन फैसला तो आ गया, इसमें शत्रु संपत्ति घोषित हो गई। हम चाहते हैं कि सरकार दोबारा इस पर गौर खोज करे और इस मामले में सही फैसला करे। इसमें जल्दबाजी नहीं, बल्कि लोगों के कारोबार, उनके घराने के, उनके सारी चीज़ों पे असर पड़ेगा। इन चीज़ों का तो सोच समझ के फैसला हम सरकार से सही फैसले की उम्मीद करते हैं। और अब जबकि शत्रु संपत्ति घोषित हो चुकी है, ऐसे में प्रशासन इसे अधिग्रहण के लिए कानूनी कार्रवाई तेज करने जा रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। प्रयागराज के नैनी स्थित अरैल तट पर महाकुंभ की भव्यता और आध्यात्मिकता को अधिक समृद्ध करने के लिए शिवालय पार्क का निर्माण हो रहा है। तकरीबन 14 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहा यह पार्क 11 एकड़ में फैला है। ये भारतीय संस्कृति, मंदिरों की महिमा और पुराणों की दिव्यता को दर्शाने वाला अनूठा स्थान बनने जा रहा है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भारत के मानचित्र के आकार में डिजाइन। शिवालय पार्क को भारत के मानचित्र के आकार में डिजाइन किया गया है। इसमें देश भर के प्रसिद्ध मंदिरों के प्रतिरूप उनके वास्तविक स्थानों के अनुसार बनाए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य आगंतुकों को एक ही स्थान पर तीर्थ यात्रा का अनुभव प्रदान कराना है। इन मंदिरों में 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ साथ भारत और नेपाल के अन्य प्रमुख शिवालय शामिल होंगे। पार्क के निर्माण में वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो इसे पर्यावरण के अनुकूल बनाता है। ये विशेषता इसे खास परियोजना बनाती है। पार्क का निर्माण कार्य जेट टेक इंडिया लिमिटेड के तहत हो रहा है, जो इसे अगले 3 साल तक मेंटेन भी करेगी। बच्चों के लिए एक विशेष जोन। आपको बता दें कि शिवालय पार्क में बच्चों के लिए एक विशेष जोन बनाया जा रहा है, जहां वे खेल कूद और अन्य गतिविधियों का आनंद ले सकें। इसके अलावा पार्क में तुलसी वन और संजीवनी वन भी बनाए जा रहे हैं, जो पर्यावरण और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। परिवारों के लिए फूड कोर्ट और रेस्टोरेंट का भी व्यवस्था की जा रही है, जहां आगंतुक स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकते हैं। तो जितने तीर्थयात्री आ रहे हैं, दर्शनार्थी आ रहे हैं, पर्यटक आ रहे हैं, उनके लिए तो टेंटेज और तमाम रहने की व्यवस्थाएं हो रही। लेकिन जो हमारे आराध्य, जो हमारे तीर्थपति आएंगे, इस बार नगर निगम प्रयागराज ने उनको भी एक प्रकार से आह्वान किया है कि आइए हमारे शिवालय पार्क में और प्रभु यहीं पर वास करिए। और इस शिवालय पार्क में 12 ज्योतिर्लिंग बनाया जा रहा है, 4 धाम की स्थापना हो रही है। यहाँ आप देखेंगे ये पार्क बसाया जा रहा है जो भारत देश के नक्शे की तरह है। और यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंग के मंदिर हैं, वो सारे मंदिर के स्ट्रक्चर यहाँ तैयार किए जा रहे हैं और चारों तरफ एक भव्य पार्क तैयार कर रहे हैं धर्म के लिए। तो ये आने वाले जो हमारे विदेशी आएंगे, यहाँ प्रयाग के गौरव को, इतिहास को, कुंभ को देखेंगे। इसके माध्यम से जो दर्शा रहे हैं कि हमारा भारत कैसे दिखता है, वो पूरा यहाँ दिखाने की एक कोशिश की गई है। ये बहुत दिव्य है, भव्य है। महाकुंभ की शोभा बढ़ाने वाला केंद्र।
महाकुंभ में लाखों श्रद्धालुओं के आगमन को ध्यान में रखते हुए शिवालय पार्क को खास तौर पर तैयार किया जा रहा है। भारतीय संस्कृति और वास्तुकला की भव्यता का भी परिचय कराएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्माण कार्य का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को इसे निर्धारित समय पर पूरा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने पार्क की अनूठी अवधारणा की सराहना की और इसे महाकुंभ के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बताया। पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण होगा पार्क। शिवालय पार्क महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए एक विशेष आकर्षण होगा। यहाँ आने वाले लोग भारतीय मंदिरों की भव्यता और आस्था का अनुभव कर सकेंगे। ये पार्क न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगा, बल्कि प्रयागराज को एक नई पहचान भी देगा। शिवालय पार्क न केवल महाकुंभ की आस्था का प्रतीक है, बल्कि भारतीय संस्कृति, कला और प्रकृति का अद्वितीय संगम भी है। ये स्थल देश भर के श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए आध्यात्मिकता और मनोरंजन का अनूठा अनुभव लेकर आएगा। प्रयागराज के अरैल तट पर बन रहा ये पार्क भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर को समर्पित एक शानदार पहल है। महाकुंभ मेला जनवरी-फरवरी 2025 में आयोजित किया जाएगा। मेले में करीब 40 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।